अंगुली दिखाना तब बोलेंगे। प्यारे छात्रों, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले तमाम परीक्षाओं के लिए। और अब जो ये वीडियो हैं, ये कोई पर्टिकुलर जो मैं डाल रहा हूँ, इट इज़ द नॉलेज फॉर केमिस्ट्री, और जिस नॉलेज का यूज आप 11th क्लास से लेके और MSc तक के क्लास में आप देखेंगे, कहीं न कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इस नॉलेज का पूरी तरह से उपयोग होगा आपके कंपटीशन में, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो IIT लेवल का हो। फंडामेंटल जो बेस है, बिना जिसके आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं, सिलेक्शन आपका हो नहीं सकता है, वो सारी बातें ध्यान में रख के मैं अपनी तमाम वीडियो को डाल तो रहा ही हूँ और आने वाले दिनों में भी डालूँगा। और काफ़ी लंबा मैंने सोच रखा है कि आपके लिए एक समग्र पूरा का पूरा एक कैप्सूल नॉलेज का केमिस्ट्री में अप टू कंपटीशन लेवल से लेके और एकेडमिक लेवल सारे को समेटते हुए मैं डालूँ, ये मेरी इच्छा है। आज का मैंने जो टॉपिक लिया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो मैंने पहले भी क्वांटम नंबर उसमें ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। आप पुरानी हमारी वीडियो में जाएंगे, क्वांटम नंबर डालेंगे तो आपको मिलेगा काफ़ी। आज मैं उसी चैप्टर से एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम रह गया है, हाइड्रोजन लाइक एटम रह गया है, फिर हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम जो जिसमें तमाम सीरीज़ हैं वो रह गया है, मैं सिलेबस अभी देख रहा था। और इन सब को धीरे धीरे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और बहुत सारी चीज़ें रह गई। तो ठीक है, आने वाले दिनों में इधर कुछ दिन तक केमिस्ट्री की वीडियो ही लगातार एटॉमिक स्ट्रक्चर को समेटे हुए, और उसके बाद फिर पीरियड टेबल के वीडियोस में डालूंगा। आज का टॉपिक जो है, सीधे टॉपिक पे आते हैं, वो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम की बात हम लोग बाद में करेंगे, उसका मतलब क्या होगी बाद में बताएंगे। अभी सिर्फ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। आप जानते हैं कि सिर्फ हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है आपके पास, एलिमेंट है, जिसमें कि केवल प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, कोई न्यूट्रॉन नहीं, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 1 है। बाकी सभी में, सभी के नाभिक में, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, क्योंकि मास नंबर दोनों को जोड़ के बनता है। सिर्फ हाइड्रोजन अकेला ऐसा, इसलिए बहुत सारी यूनिक प्रॉपर्टी आप आगे चल के देखेंगे। हाइड्रोजन अकेला ऐसा एटम है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन। और आप जानते हैं कि जितने प्रोटॉन हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। सीधी सी बात, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। ये जो फार्मूला है कैसे आया है हम उसमें नहीं जा रहे हैं। एनर्जी, किसी भी ऑर्बिट की जो एनर्जी है उसको हम En से यहाँ रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, En से। En मीन्स द एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट का मतलब कि n इक्वल टू अगर 1 है तो फर्स्ट ऑर्बिट है, n इक्वल टू 2 है तो सेकेंड ऑर्बिट है, 3 है तो थर्ड ऑर्बिट है, और 4th है तो 4 ऑर्बिट है, जिसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट में मोर और लेस हम एनर्जी लेवल के नाम से देखते हैं। नो डाउट उसमें ऑर्बिट का स्थान ऑर्बिटल ने ले लिया है, वो हमने ऑलरेडी चर्चा पहले भी की है। लेकिन ये इसमें आप ये जानिए कि न्यूक्लियस के जस्ट बाहर जो n इक्वल टू 1 है वो ये है पहला, n इक्वल टू 2 इज दिस इज थर्ड, फोर्थ, लाइक दैट। और इनको हम जो प्रचलित भाषा हमारी है जिसमें बोलते हैं KLMN भी बोलते हैं। नाउ हियर इट इज इम्पॉर्टेंट कि En इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर, वेयर n इज व्हाट, n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। n इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, न्यूक्लियस के जस्ट बाहर का जो फर्स्ट ऑर्बिट है, दिस n इक्वल टू 1, दिस n इक्वल टू 2। तो इस फार्मूले में इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप जानते हैं एनर्जी की यूनिट है। नो डाउट इसका कन्वर्जन भी आप कर सकते हैं और जूल में भी कर सकते हैं। आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना, जूल का। तो दैट इज अदर थिंग। लेकिन हियर अगर आप देखें n इक्वल टू 1 को, 2 को, 3 को, 4 को रखें, 1 को रखेंगे तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड द वैल्यू विल बी दिस
2 square is equal to 4 and 13.6 divided by 4 give the answer is 3.4 electron volt. Next is 1.5 electron volt around and around this is 0.85 electron volt. Means this is the value of energy. और आपको पता है कि जो संख्या जितनी बड़ी है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैथ का, कि जो संख्या जितनी बड़ी है माइनस लगने के बाद उसकी वैल्यू उतनी ही क्या है, छोटी है. 13.6 इज बिगर देन द 3.4 नो डाउट. लेकिन जो ही आपने माइनस लगा दिया तो ही 13.6 जो है वो कम है और 3.4 क्या है, ज़्यादा है. माइनस में माइनस 1.5 और भी ज़्यादा है. जो जो संख्या माइनस में छोटी होती जाएगी तो ज़्यादा होती जाएगी, राइट. इसका मतलब कि जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है उससे ज़्यादा सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी है, सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट की है, थर्ड ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट की. इट इज़ क्लियर कि एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में ऑर्बिट्स है. और आउ बाउ प्रिंसिपल में आपने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग कैसे होगी, कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी की तरह. जैसे बिल्डिंग बनती है, आउ बाउ का मतलब आप जानते हैं कि बिल्डिंग अप, पहले नींव भरती है, फिर दीवारें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं. तो लाइक दैट कि पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, पहले इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में आएगा. क्यों? क्योंकि एनर्जी की जो वैल्यू है n इक्वल टू 1 के लिए सबसे कम है, 2 के लिए उससे ज़्यादा है, 3 के लिए उससे कम है, ज़्यादा है, और 4th के लिए उससे ज़्यादा है. लाइक दैट. तो दिस इज़ वन थिंग. अब अगर आप इन एनर्जी लेवल्स को, जो एनर्जी लेवल्स हैं ये, दिस इज़ द एनर्जी लेवल्स, अगर इनको आप माइनस करें तो देखिए आपको एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा अभी कि अगर आप E2 माइनस E1 करें तो देखिए क्या वैल्यू आ रही है आपको. अगर आप E2 माइनस E1 करें, E2 माइनस E1 करें मीन्स कि सेकेंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल घटाएं तो क्या आएगा, -3.4 माइनस 13.6 and that is equal to what? That is equal to -3.4 plus 13.6 and that is equal to what? That is equal to plus 10.2. The value is 10.2 electron volt. This is the value of E2 minus E1. And just you see here the second कि अगर हम E3 माइनस E2 करें तब देखिए क्या होता है. E3 माइनस E2, then what will you get? E3 minus E2, E3 is what? E3 is this, minus 1.5 around, minus 1.5 and minus that is equal to plus 3.4 and that is equal to what? अगर आप इसको घटाएं तो 3.4 से अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा, ये करीब 15 दूनी 30, 1.9. So that is equal to 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर आप इसी तरह से E3 माइनस E4 माइनस E3 करें तो क्या आएगा. मैं इतना क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कि आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ. E4 माइनस E3 करेंगे आप तो 0.85 एंड प्लस 1.5 एंड दैट इज इक्वल टू, और ये कितना आ जाएगा आपका, ये एक में से 85 गया तो 15 आ गया, 15 और 5 तो 15, 1.5 माइनस 0.85. तो अगर आप इसको घटा दें तो 10 तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 14 आ जाएगा, 14 पर से 8 गया, 8 6 14 तो 0.65. So that is equal to 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट.
इससे क्या आपको नज़र आता है, आप देखिए कि जो एनर्जी लेवल के बीच गैपिंग है, जो पैटर्न एनर्जी लेवल का है, जिससे तमाम कंपटीशंस में भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनना शुरू हो जाते हैं। अभी मैं आपको उसकी एक झलक दिखा रहा हूं और किसी दिन मैं उन तमाम क्वेश्चनों को भी आपको बताऊंगा। और किसी भी आप गाइड में चले जाएं, इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप एनर्जी लेवल की फिगर देखें, जो आगे चल के देखेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी तमाम जगह आपको काम देगी, नो डाउट। बहुत बार लोग पूछते हैं कि जो लोग साइंस को नहीं जानते, खास करके राजनेता लोग या बहुत सारे जो नौसिखिए लोग हैं, कि साहब ऐसी साइंस खोजिए जो डायरेक्ट पब्लिक के यूज में आ जाए। ऐसी कहीं कोई साइंस है कि आप पहले स्टेप में पब्लिक यूज में ला देंगे? इट इज़ ए नॉलेज प्रोसेस जिसमें हर आदमी जो रिसर्च कर रहा है, कुछ थ्योरेटिकल भी कर रहा है, चाहे एक्सपेरिमेंटल कर रहा है, वो साइंस में अपना योगदान दे रहा है। और सब मिल के तब बड़े बड़े टॉप से टॉप, ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं कि स्टील से 1000 गुना हल्का है और 1,00,000 गुना मजबूत है, ये एक दिन का काम नहीं कि आपने उपयोग के लिए कोई एक दिन में कुछ खोज दिया है। इट इज जस्ट ए प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट इज ए एफर्ट ऑफ साइंटिस्ट, इट इज नॉट द एफर्ट ऑफ पॉलिटिशियंस, इट इज द एफर्ट ऑफ साइंटिस्ट जो खून जला के अपना एफर्ट कर रहा है। और हर एक आदमी जो कुछ भी कर रहा है उसमें वो जोड़ रहा है। तो दिस नॉलेज इज, यहाँ एग्जाम में तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन अगर आप हायर स्टडी में जाएंगे, दिस नॉलेज इज यूजफुल फॉर एवरी स्टेज। इसलिए जिसकी स्कूलिंग अच्छी हो गई उसका जीवन अच्छा हो गया। ऐसा मटेरियल साइंस में एक FNA हमारे कोऑर्डिनेटर धनंजय पांडे साहब BHU में थे, कहा करते थे कि अगर स्कूलिंग अच्छी तो सब अच्छा। तो मैं भी चाहूँगा कि स्कूल के जो छात्र हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लर्नेड लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और उनको बिल्डअप करें। और मैं इसमें SC वर्मा साहब को बहुत बड़ा उदाहरण मानता हूँ कि जो IIT के प्रोफेसर लेकिन कक्षा 8 के लिए भी वीडियो डाल रहे हैं, 8th के लिए, 9th के लिए, 10th के लिए। ये नहीं कि मैं बस केवल IIT में हूँ तो अमेरिका इंग्लैंड घूमूंगा और नीचे बच्चों से कोई मतलब नहीं। नो, समाज हित में वो आज काम कर रहे हैं। तो दिस नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट और बच्चों के लिए खास करके जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी है आगे चल के। इसलिए शुरू के जो फंडामेंटल नॉलेज के लेक्चर, इसको आप जरूर जानें। ये अगर आप देखें तो एनर्जी लेवल आपको कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। ये ग्राउंड स्टेट है, एनर्जी लेवल 1 है मान लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि गैप, पहले और दूसरे एनर्जी लेवल का गैप करीब करीब, अगर इसको हम 10 माने, ये जो गैप आपका है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, ये E2 हमारा है। लेकिन E2 से E3 के बीच की जो गैपिंग है 1.59 मीन दैट इज इक्वल टू, इसका 5 गुना कम है, आप कह सकते हैं 10 का। तो करीब करीब हम एक अंदाज से अगर फिगर देखें तो करीब करीब ये आप कह सकते हैं और कम कर सकते हैं, बनाने में हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो। ये 5 गुना कम आपने, दिस द E3 लेवल। अगर आप E3 लेवल से E4 लेवल की तरफ आएंगे तो आप देख रहे हैं कि और भी फिर धीरे धीरे कम होता है, जा रहा है। तो जो हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आपको कुछ इस तरह की सिचुएशन मिल रही है कि फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल के बीच का जो गैप है वो सेकंड एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी के लेवल के गैप से क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका यूज कैसे करें? अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि एक इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में कूद रहा है और वही इलेक्ट्रॉन दूसरा मान लीजिए कि थर्ड एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल में कूद रहा है, तो कहाँ ज़्यादा एनर्जी निकालेगा? यहाँ से यहाँ कूदने पे निकालेगा या यहाँ से यहाँ कूदने पे निकालेगा? दिखाई पड़ रहा है कि सेकंड एनर्जी लेवल से अगर वो फर्स्ट एनर्जी लेवल में कूद रहा है इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा एनर्जी छोड़ रहा है, क्योंकि ये गैप ज़्यादा है। थर्ड एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल में ये गैप कम है, फोर्थ से थर्ड कम है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि आप एनर्जी लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनको बता सकते हैं। दूसरी चीज़ कि इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि E2 माइनस E1 इज द ग्रेटर देन E3 माइनस E2 एंड दैट इज इक्वल टू लाइक दैट। दूसरी चीज़ कि हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू h न्यू, आपको पता है h इज प्लैंक कांस्टेंट एंड म्यू इज द फ्रीक्वेंसी।
पता है आपको। एंड म्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ये भी आपको पता है कि म्यू इक्वल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज व्हाट, वेवलेंथ। इट मीन्स दिस if you want to see कि E is what, this is the constant, Planck constant 6.6 into 10 power minus 34 joules में। तो अगर आप देखें कि E का जो रिलेशन है वो लैम्डा के साथ कैसा आ रहा है, E is proportional to 1 upon lambda, मीन्स एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी लैम्डा उतना क्या होगा, कम होगा। और यही कारण है कि विजिबल लाइट में जो एक तरफ नीला रंग है 4000 एंगस्ट्रॉम उस पे एंगस्ट्रॉम पे, और दूसरा जो नैनोमीटर 400 पे, और दूसरा जो रेड है वो अराउंड 8000 है, तो रेड लाइट की वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, मीन्स कि रेड लाइट की एनर्जी कम है। तो ज्यों-ज्यों फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी लैम्डा ज़्यादा होगा, ये आपको मन में बैठाना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड लेवल से फर्स्ट लेवल में आ रहा है, तो पूछ सकता है कि कितनी एनर्जी निकालेगा, कितने वेवलेंथ की एनर्जी निकालेगा, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कंपैरिजन पूछ सकता है कि थर्ड से सेकंड में आ रहा है, सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है, अलग अलग कंडीशंस हैं, तो कहाँ ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। जहाँ ज़्यादा एनर्जी निकलेगी वहाँ पे निश्चित रूप से जहाँ ज़्यादा एनर्जी निकलेगी वहाँ लैम्डा कम होगा, जहाँ कम एनर्जी निकलेगी वहाँ लैम्डा ज़्यादा होगा। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकते हैं। अपने ऑब्जेक्टिव में आप जाएं, क्वेश्चंस में जाएं, गाइड ऑन क्वेश्चन पीछे दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस में जाएं और लगाएं। द फंडामेंटल इज वेरी क्लियर, E इक्वल टू एच न्यू है, म्यू इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, एंड म्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा है। तो दुनिया भर की चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, आपको केवल लगाना है। तो लगाइए आप, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछिए, हमसे डिस्कस करिए, हम आपकी मदद करेंगे। और व्हाट्सएप नंबर भी लिख लीजिए लगे हाथ, 94120 और 12236, है ना। डॉक्टर कमल के श्रीवास्तव में हूँ, मैं प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री हूँ। इंट्रोडक्शन मैंने शुरू में भी कई बार बताया है। एंड आई एम BSc ऑनर्स, MSc एंड PhD फ्रॉम द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मैं इसलिए भी अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लेता हूँ कि मैं मालवीय जी के प्रति बहुत ही एक तरह से एहसानमंद रहता हूँ कि बहुत कम पैसे में हम लोगों ने पढ़ाई अपनी कर डाली है, पूरी की पूरी, और अच्छे ढंग से पढ़ डाली है। और उन प्रोफेसर्स को विशेष रूप से श्रद्धांजलि है और उनको नमन है जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ हम लोगों के गांव के बच्चों को इस लेवल तक नॉलेज दिया है। तो मैं भी एज ए टीचर, ये मेरा प्रयास है कि स्कूलिंग में काफ़ी मेहनत की जाए, जिससे बच्चा आगे चल के द बिल्डर ऑफ नेशन बने। तो आप सब लोग नेशन के क्या हैं, न्यू है, जो इंटर के बच्चे हैं, हाई स्कूल के बच्चे हैं, यही लोग बिल्डिंग तैयार करेंगे। तो आप सब लोगों को पुनः एक बार शुभकामना है, और अगला लेक्चर बहुत जल्द विद इन 2 days आने वाला है इसी से रिलेटेड। थैंक यू। ओके।